नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित डिजिटल शिक्षा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने यूपी ट्रिपल एससी पैट 2023 की क्लासों की। देखिएगा, यह जो हमारी सीरीज चलेगी है हमारी पूरा जीएस का आपका जो पोर्शन है उसको पूरा कवर करेंगे। इसमें हम इतिहास, भूगोल, स्टैटिक, जीके और करंट अफेयर को भी शामिल करेंगे। लेकिन आज जो हमारी क्लास है वो इतिहास की क्लास है और इसमें हम सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को आज पूरी क्लास में समाप्त करेंगे। और यह ध्यान रखिएगा, यदि आपको यह क्लास पसंद आए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, क्लास पूरा देखिएगा क्योंकि हमने इसमें जो आपकी यूपी ट्रिपल एससी में बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको भी शामिल किया है। ये कहने का तात्पर्य है और आपको विशेष तौर पे यूपी ट्रिपल एससी पैट के ही हिसाब से ये क्लास बनाई है, इसलिए पूरा देखिएगा। सबसे पहले चर्चा करते हैं आपसे भौगोलिक विस्तार की, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो आकार में किस आकार की सभ्यता हुआ करती थी। आप बताएंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो एक त्रिकोणीय आकार की सभ्यता हुआ करती थी। किस आकार की, तो आप बताएंगे त्रिकोणीय आकार की सभ्यता हुआ करती थी। ठीक है, अब भैया आकार तो 3 थे लेकिन इसकी सीमाएं तो रही होंगी, कोई 4 भाग इसके रहे होंगे। उत्तरी सीमा भी रही होगी, दक्षिणी सीमा भी, पूर्वी और पश्चिमी सीमा भी। तो इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग क्या हुआ करता था। आप बताएंगे भैया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका सबसे उत्तरी भाग मांडा हुआ करता था। अब कहने की बात है कि भैया यह जो मांडा है वो कहाँ, तो कहेंगे जम्मू कश्मीर में स्थित हुआ करता था। यानी कि सबसे उत्तरी भाग सिंधु घाटी सभ्यता का मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित हुआ करता था। वहीं सबसे दक्षिणी भाग की बात करते हैं तो महाराष्ट्र का दोमाबाद में स्थित हुआ करता था। तो सबसे दक्षिणी भाग महाराष्ट्र के दोमाबाद में, वहीं सबसे उत्तरी भाग की बात करते हैं तो मांडा जम्मू कश्मीर में हुआ करता था। लेकिन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो आपका आलमगीरपुर है, क्योंकि यह जो आलमगीरपुर है वो उत्तर प्रदेश में स्थित हुआ करता था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए जो आलमगीरपुर है किस नदी के किनारे स्थित हुआ करता था, आप बताएंगे भैया मेरठ में स्थित हुआ करता था और यह हिंडन नदी के किनारे स्थित हुआ करता था। कहाँ से, तो बताएंगे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंडन नदी के किनारे स्थित हुआ करता था और यह पूर्वी सीमा हुआ करती थी। तो बताएंगे आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा हुआ करती थी, तो वहीं दक्षिणी सीमा दोमाबाद हुआ करता था और उत्तरी सीमा मांडा। तो वहीं पश्चिमी सीमा की बात करते हैं तो सुत कांगेडोर जो कि बलूचिस्तान में स्थित है। हमने इसकी चारों तरफ की सीमाओं की चर्चा करी है। इसका भौगोलिक आकार देखा है, एक त्रिकोणीय सभ्यता हुआ करती थी। इसका जो आकार है वो त्रिकोणीय से होता आता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे इसके तौर पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और सबसे पहले देखते हैं, अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो आकार है वो त्रिकोणीय आकार हुआ करता था और इसका जो क्षेत्रफल है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना, तो बताएंगे 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर हुआ करता था। कितना, कहेंगे 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अब देखिए क्वेश्चन आपसे एक और यहाँ से बनता है, आपसे पूछा गया बताइए भैया हड़प्पा किस नदी के किनारे था। आप बताएंगे यहाँ से, तो आप कहेंगे रावी नदी के किनारे। अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तो आप एक बार कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए हड़प्पा जो हुआ, अगर मैंने यहाँ से एक और क्वेश्चन उठाया आपसे, कहा बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा हुआ नगर, आप बताएंगे हड़प्पा। हमने कहा कब खोजा गया, आपने कहा 1921 में। किसने खोजा, तो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा को खोजा गया। और हड़प्पा किस नदी के किनारे, आपने कहा रावी नदी के किनारे है। हमने कहा भैया मोहनजोदड़ो, आपने कहा सिंधु नदी के किनारे, जो कि 1922 में खोजा गया राखालदास बनर्जी के द्वारा। याद रखिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण है दोनों। 1921 में हड़प्पा, 1922 में मोहनजोदड़ो। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। वहीं चंद्रहुदड़ो की बात करते हैं, यह भी सिंधु नदी के किनारे है। वहाँ चंद्रहुदड़ो सिंधु नदी किनारे। मांडा की बात करते हैं तो चेनाब के किनारे है। कालीबंगा घग्गर के किनारे। देखिए जिनके ऊपर हम लाइन खींच रहे हैं वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। लोथल की बात करते हैं, लोथल आपका गुजरात में हुआ करता था। लोथल भोगवा नदी किनारे, ना नहीं है, ये बुआ है। ठीक है, याद रखिए। तो लोथल आपका कहाँ, कहेंगे भोगवा नदी के किनारे हुआ करता था। लोथल किसके, तो बताएंगे भोगवा नदी। यह बेहद ही महत्वपूर्ण है, आप इनको तो याद ही रखिएगा। आपको और बताएंगे, सिर्फ इनको याद रखिएगा। आपने कहा बनावली, आपने कहा सरस्वती नदी के किनारे बनावली हुआ करता था। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। और आपका अगर पूछा जाए कालीबंगा कहाँ है, तो कहेंगे खक्कर नदी के किनारे। याद रखिएगा, ये इतने याद रखिएगा आप, बस इतने बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन अगर इस पोर्शन से पूछा गया कि इस नदी के किनारे कौन सा नगर, तो आपका ये बेहद ही महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा चांस इन्हीं के आने के रहते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे,
मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, एक बार साथ में बोलिएगा। चंदहुदड़ो की बात करते हैं सिंधु नदी किनारे, मांडा की बात करते हैं तो भैया चेनाब के किनारे, कालीबंगा की बात करते हैं घग्गर, और लोथल भोगवा तो वहीं बनावली, सरस्वती और आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे हुआ करता था। देखिएगा लोथल है वो आपका गुजरात में स्थित हुआ करता था, तो वहीं चंदहुदड़ो की बात करते हैं और कालीबंगा की बात करते हैं। अब आप बताइएगा कमेंट में, यह जो नगर थे वो किसके किनारे स्थित हुआ करते थे। अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि जो सैंधव स्थलों से प्राप्त साक्ष्य और वस्तुएं हैं, क्योंकि यहाँ से आपका काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हम इसकी ग्रिड पद्धति के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम इसके जो आकार था, ईंटें थी, उनके ऊपर भी विस्तृत तौर पे, यानी कि कहने का तात्पर्य हम पूरी विस्तृत तौर पे चर्चा करेंगे। इसलिए इस क्लास से आप पूरा जुड़िएगा, क्लास पूरा देखिएगा। यदि आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा अगर आपसे कहा गया बताइए हड़प्पा कहेंगे कहाँ स्थित है, आप बताएंगे वर्तमान पाकिस्तान में हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित हुआ करता है। आपने कहा कहाँ पे, तो कहेंगे हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित हुआ करता है। अब सबसे बड़ी बात है कि जो हड़प्पा हुआ करता था इससे प्राप्त क्या हुआ। क्वेश्चन आपका सबसे पहले एक 1 लाइन में क्वेश्चन आएगा, बताइए भैया 6 अन्नागार की 2 कतारें कहाँ से प्राप्त हुई। आपने अगर पढ़ा है तो बता देंगे कि भैया हड़प्पा से प्राप्त हुई। अगर आपसे पूछा गया भैया बताइए कि लकड़ी की ओखली कहाँ से प्राप्त हुई, आप बताएंगे हड़प्पा से प्राप्त हुई। तो इसी तौर पे हम सीधा देखेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो बिल्कुल आप कहते हैं भैया हमारा पढ़ा हुआ नहीं आया, लेकिन आप पूरी क्लास देखिएगा आप या बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि है जो सेशन है आपका UPSSC पैट के ही हिसाब से तैयार किया गया है बाकायदा। देखिए विशाल चबूतरों के 6 अन्नागार की 2 कतारों की बात करते हैं, आप बताएंगे भैया कि हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, मातृ देवी की मूर्ति की बात करते हैं, आप फिर भी बताएंगे हड़प्पा से प्राप्त हुई है। हमने कहा भैया लकड़ी की ओखली कहाँ से प्राप्त हुई, बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए, कहते हैं हड़प्पा से प्राप्त हुई है। गेहूं और जौ की बात करते हैं, यह भी हड़प्पा लगाना। पासा एक बार याद जरूर रखिएगा, पासा हड़प्पा से प्राप्त हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा बेहद महत्वपूर्ण हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते की जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो कहाँ से, तो आप बताएंगे हड़प्पा से प्राप्त हुई है। कहाँ से, कहते हैं हड़प्पा हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते की मूर्ति। कहते हैं लाल बलुआ पत्थर की अगर आप बात करते हैं, लेकिन लाल बलुआ पत्थर की बात करते हैं, इंसान का धड़ प्राप्त हुआ है लाल बलुआ पत्थर से। कहते हैं वृत्ताकार ईंट है, देखिए जिनके ऊपर मैं लाइन कर रहा हूँ ना उनको जरूर याद रखिए। ईंटों के जो वृत्ताकार ईंटें हुआ करती हैं, इनके चबूतरे वृत्ताकार ईंटों के चबूतरे कहाँ से प्राप्त हुए हैं, आप बताएंगे हड़प्पा से। और सबसे ज़्यादा बेहद महत्वपूर्ण, इसको तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, R37 जो कब्रिस्तान की बात करते हैं अभी हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो R37 कब्रिस्तान कहाँ से, आप बताएंगे हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। हमने कहा विशाल चबूतरे वाले जो 6 अन्नागार की 2 कतारें हैं, आप बताएंगे हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। हमने कहा भैया बताइए लकड़ी की ओखली कहाँ से प्राप्त हुई, आप बताएंगे हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। आपने कहा भैया हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते की जो मूर्ति की बात करते हैं वो भी हड़प्पा से प्राप्त हुई है। ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे आप बताएंगे भैया हड़प्पा से प्राप्त हुए। और हड़प्पा की खोज किसने करी थी, कहते हैं राय बहादुर दयाराम साहनी ने। किस नदी किनारे, कहेंगे रावी नदी किनारे। वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में स्थित हुआ करता है। कब करी, 1921 में करी गई। ठीक है, याद जरूर रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, एक ना एक आपका सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आपका टकराएगा ही टकराएगा। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। हमने सबसे पहले इसके साक्ष्य देखे, इसी प्रकार से हम सभी के साक्ष्य देखेंगे जो आपका बेहद महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम इनकी विस्तृत तौर पे समझेंगे, चर्चा करेंगे, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। मोहनजोदड़ो की अगर आप बात कर रहे हैं कि बताइए मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, हमने कहा भैया कि मोहनजोदड़ो है, इसका सिंधी भाषा में जो अर्थ होता है वो मृतकों का टीला हुआ करता है। देखिए एक अंतर पाया जाता है, हड़प्पा में सबों को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, तभी वहाँ पे R37 आपने कब्रिस्तान देखा वहाँ पे पाया गया। लेकिन जो मोहनजोदड़ो है यहाँ पे सबों को जलाने की प्रथा प्रचलित हुआ करती थी। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि बताइए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो अंतर है वो क्या है। सबसे मेजॉरिटी अंतर आप देखेंगे कि हड़प्पा में जो R37 कब्रिस्तान है, यानी कि हड़प्पा में सबों को दफनाया जाता था, जबकि मोहनजोदड़ो में सबों को जलाया जाता था। अब देखिए मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ हुआ करता है सिंधु भाषा में, जो सिंधी भाषा में इसका शाब्दिक अर्थ हुआ करता है वो होता है मृतकों का टीला। इसका क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। क्या होता है, तो बताएंगे मृतकों का टीला हुआ करता है, याद रखिएगा। देखिए मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक नहीं थी, याद रखिएगा, बल्कि कैसी थी, जनतंत्रात्मक थी, यानी कि लोगों के द्वारा यह शासन व्यवस्था चुनी जाती थी। जो शासक होता था वह लोगों के द्वारा चुना जाता था, यानी कि मोहनजोदड़ो में राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक हुआ करती थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग, हमने आपसे कहा कि बताइए मोहनजोदड़ो में कि क्या प्राप्त हुआ, स्तूप कहाँ से प्राप्त हुए सिंधु घाटी सभ्यता में, आप बताएंगे भैया कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। अब मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग से स्तूप के अवशेष मिलते हैं। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ना,
अगर आपने फोटो में दिखाई दे रहा है तो देखिए यह पश्चिमी भाग में जो सबसे बड़ा ऊपर दिख रहा है यह स्तूप है। तो मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हमने कहा भैया स्तूप कहाँ से, आप बताएंगे मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अब देखिएगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है। बृहद स्नानागार की बात करते हैं, आप सभी को पता होगा कि बृहद स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो कहेंगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत की बात करते हैं, सबसे बड़ी इमारत, अगर आपसे ऑप्शन में स्नानागार भी दिया है और अन्नागार भी दिया है तो आप बताएंगे अन्नागार है। याद रखिएगा, तो अन्नागार लगाएंगे। अगर अन्नागार ऑप्शन में नहीं है, स्नानागार है, तब स्नानागार आप लगाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त क्या हुई है, याद रखिए नर्तकी की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। क्या हुई, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई। यहाँ से बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ। और यह जो स्नानागार हुआ करता था, याद रखिए स्नानागार है, इसकी जो सीढ़ियाँ थी उत्तर और दक्षिण दो भागों में हुआ करती थी। यह जो उत्तर और यह दक्षिण, यहाँ पे सीढ़ियाँ हुआ करती थी। और मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त एक स्तूप भी प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। और नर्तकी की कांस्य की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए कि जो मोहनजोदड़ो है यहाँ पे मातृ देवी की मूर्ति भी प्राप्त हुई। अब देखिए मातृ देवी की मूर्ति, यह क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर पूछा नहीं जाएगा क्योंकि मातृ देवी की मूर्ति आपकी हड़प्पा से भी प्राप्त हुई है, आपके मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुई है। अब लेकिन अंतर क्या है, यहाँ से जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति है वो सिर्फ और सिर्फ मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। एक योगी की मूर्ति की बात करते हैं, कहते हैं योगी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई, आप बताएंगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन आपका योगी की मूर्ति से पूछा गया है काफ़ी बार और फिर भी आगे पूछे जाने के चांस है, इसलिए याद रखिए योगी की मूर्ति मोहनजोदड़ो। सूती कपड़ा जरूर याद रखिएगा कि सूती कपड़ा कहाँ से, कहेंगे मोहनजोदड़ो से। घोड़े के दांत की बात होती है जब, तो घोड़े के दांत मोहनजोदड़ो से। मिट्टी का तराजू, मिट्टी का तराजू, हाथी का कपाल, ये देखिए मिट्टी का तराजू और हाथी का कपाल की बात करते हैं तो कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। हमने आपसे कहा भैया कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से, आप बताएंगे मोहनजोदड़ो। हमने कहा घोड़े के दांत, आप बताएंगे मोहनजोदड़ो। ठीक है, आपने कहा मिट्टी का तराजू, मोहनजोदड़ो। हाथी का कपाल, मोहनजोदड़ो। गले हुए तांबे के ढेर मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति। अगर आपसे पूछा जाए भैया कि बताइए कि पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से, ये क्वेश्चन, एक पशुपतिनाथ की मूर्ति, एक है योगी की मूर्ति और नर्तकी की कांस्य की मूर्ति, बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आप ज़रूर याद करिएगा, ये ज़रूर पूछेगा कि पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से, आप बताएंगे मोहनजोदड़ो। योगी की मूर्ति की बात करते हैं मोहनजोदड़ो, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मोहनजोदड़ो। बार बार साथ में बोलते चलिएगा, आपको साथ में ही याद करके चलना है, फिर बाद में अपना आगे जाके क्वेश्चन लगाएंगे। हम आपके क्वेश्चन भी लगवाएंगे जो आपकी प्रैक्टिस होती जाए। सबसे पहले हम थ्योरी को कवर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चनों को, आपका पूरा का पूरा सिलेबस हम आपका कवर कर देंगे। अब देखिए आगे हम चंद्रहूदड़ो की बात करते हैं। चंद्रहूदड़ो लिख गया है वहाँ पे, चंद्रहूदड़ो की बात करते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपसे पूछा जाए यह चंद्रहूदड़ो किसके लिए फेमस था, तो यह मनका बनाने के लिए फेमस हुआ करता था। अगर आपसे पूछा जाए चंद्रहूदड़ो किसके लिए, तो बताएंगे मनके के लिए फेमस हुआ करता था। यहाँ पे आपके सीप, अस्थि और मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। तो चंद्रहूदड़ो विशेष तौर पे मनके के लिए, सीप के लिए, अस्थि और मुद्रा बनाने के लिए फेमस हुआ करता था, यानी कि इसका प्रमुख केंद्र हुआ करता था या प्रसिद्ध हुआ करता था। चंद्रहूदड़ो एकमात्र पुरास्थल है जहाँ पर वृत्ताकार ईंटें मिली हैं। याद रखिएगा वृत्ताकार ईंटों की बात करते हैं। अगर वृत्ताकार चबूतरों की अगर आप बात करते हैं, जो वृत्ताकार चबूतरे कहाँ पे मिले हैं, आप बताएंगे हड़प्पा से मिले हैं। ठीक है, वृत्ताकार चबूतरे हड़प्पा से। लेकिन वृत्ताकार ईंटों की अगर आप बात करते हैं तो वो चंद्रहूदड़ो से मिलती हैं। ठीक है, वृत्ताकार ईंटें चंद्रहूदड़ो से, वृत्ताकार चबूतरे हड़प्पा से। ठीक है, यहाँ से प्राप्त कुत्ते बिल्ली का पीछा करते पदचिन्ह की बात करते हैं, कुत्ते बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह की बात करते हैं तो चंद्रहूदड़ो से प्राप्त हुई हैं। अलंकृत हाथी की बात करते हैं तो यह चंद्रहूदड़ो की बात करते हैं। देखिए जितना साज और सज्जा का सामान है यह सब चंद्रहूदड़ो से मिला है। कंगा, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, जितनी भी चीज़ें हैं ये सभी चंद्रहूदड़ो से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, अलंकृत हाथी की बात करें चंद्रहूदड़ो, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के जो पदचिन्ह की बात करते हैं अभी चंद्रहूदड़ो। मनका बनाने का कारखाना हुआ करता था चंद्रहूदड़ो, हमने आपको पहले ही बताया। चंद्रहूदड़ो फेमस किसके लिए था, तो मनका, सीप, अस्थि, मुद्रा बनाने के लिए फेमस हुआ करता था। यहाँ तक अगर आप क्लास पसंद आ रही हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। देखिएगा यह क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण, इसलिए क्लास को पूरा लीजिएगा। ठीक है, लोथल की बात करते हैं।
लोथल लोथल पश्चिमी एशिया में व्यापार का प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था, और जो लोथल है वो गुजरात में स्थित हुआ करता था। ठीक है, हमने कहाँ बताया, बताइए, गुजरात में स्थित हुआ करता था लोथल, और पश्चिमी एशिया का प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। ठीक है, लोथल से प्राप्त अवशेषों की बात करते हैं। जहाज की गोदी यानी कि डॉकयार्ड मिला है। डॉकयार्ड की बात करते हैं। जहाँ डॉकयार्ड कहाँ से बताएंगे भाई, ये बंदरगाह है तो बताइए डॉकयार्ड होना मामूली सी बात है। कहेंगे लोथल की बात करते हैं। धान और बाजरे के साक्ष्य की बात करते हैं तो बताएंगे लोथल से प्राप्त हुए हैं। फारस की मोहर, कहते हैं फारस की मोहर बेहद ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं फारस की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है, आप बताएंगे भैया फारस की मोहर लोथल से प्राप्त हुई है। घोड़े की लघु मृण मूर्ति की बात करते हैं, अभी लोथल से प्राप्त हुई है। धान की भूसी की बात करते हैं, अभी लोथल से। तांबे का कुत्ता लोथल से। दिशा मापक केंद्र लोथल, और 3 युगल समाधियाँ। अब देखिएगा इसमें याद करने लायक क्या है, कहते हैं 3 युगल समाधियाँ। सबसे पहले आप याद करके रखिएगा 3 युगल समाधियाँ की, और उसके बाद होता है कि फारस की मोहर की बात करते हैं और डॉकयार्ड की बात करते हैं। यह है आपके लिए याद करने लायक है। और फिर अग्निवेदिकी की बात करते हैं। अग्निवेदी कहाँ से, कहते हैं ये कालीबंगा से भी मिला है, लेकिन फेमस कहाँ की होती है, कहते हैं लोथल की फेमस है। ठीक है, तांबे का कुत्ता की बात करते हैं। तांबे का कुत्ता कहाँ से, तांबे के कुत्ते के जो साक्ष्य हैं तांबे के कुत्ते की बात करते हैं, यह भी लोथल से। कहते हैं जहाज की गोदी की बात करते हैं, डॉकयार्ड और लोथल। फारस की मोहर, भैया बंदरगाह है तो फारस की मोहर मिलेगी क्योंकि यहाँ से व्यापार हुआ करता था। ठीक है, घोड़े की लघु मृण मूर्ति की बात करते हैं लोथल। 3 युगल समाधियाँ बेहद ही महत्वपूर्ण है। लोथल में अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो वह 3 युगल समाधियों की बात करते हैं, यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन अगर लोथल से पूछा गया है जितनी बार, वो 3 युगल समाधियों को लेकर ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 3 युगल समाधियों की बात करते हैं लोथल। अब बंदरगाह है तो यहाँ पे दिशा मापक भी मिलेंगे। भैया बंदरगाह है तो दिशा मापक जाहिर सी बात है मिलना है, तो यहाँ से दिशा मापक भी मिलेंगे, याद रखिएगा। तो लोथल कहाँ, पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। देखिए अब बात करते हैं कालीबंगा की। देखिए कालीबंगा, तो सबसे पहले कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। काली चूड़ियाँ यानी कि कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, और कालीबंगा जो होता है वो राजस्थान में स्थित हुआ करती है। याद रखिए कालीबंगा आपसे पूछा जाए भैया कहाँ स्थित है, तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। किस नदी के किनारे है, तो बताएंगे कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान में स्थित हुआ करता है। कहते हैं यहाँ से 7 आयताकार अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं। याद रखिएगा, तो कहाँ से 7 आयताकार अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं, आप बताएंगे भैया कि कालीबंगा से 7 आयताकार अग्नि वेदिकाएँ मिलती हैं। कहते हैं कांच व मिट्टी की चूड़ियों के साक्ष्य मिलते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भैया बताइए कांच व मिट्टी की जो चूड़ियाँ होती हैं उसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, आप बताएंगे कालीबंगा से मिलते हैं। यहाँ से सिलबट्टा भी प्राप्त हुआ है। सूती कपड़े की छाप, सूती कपड़े नहीं बल्कि सूती कपड़े की छाप कहाँ से मिलती है, आप बताएंगे कालीबंगा से मिलती है। कहते हैं बेलनाकार मोहरों की अगर आप बात करते हैं तो कालीबंगा की बात आती है। कहते हैं बेलनाकार मोहरें कालीबंगा से मिलती हैं। ठीक है, ईंटों से निर्मित चबूतरों की अगर आप बात करते हैं, ईंटों से निर्मित चबूतरे, तो कहेंगे कालीबंगा आता है। ठीक है, तो ईंटों से निर्मित चबूतरे कहते हैं कालीबंगा आती है। कहते हैं अग्निकुंड या शल्य क्रिया मिट्टी के खिलौने की अगर आप बात करते हैं तो कालीबंगा आता है। ठीक है, तो कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। कालीबंगा स्थित कहाँ होती है, बताएंगे राजस्थान में। किस नदी के किनारे, कहते हैं घग्गर नदी के किनारे स्थित होती है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कालीबंगा से जो भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, कालीबंगा से हमें आयताकार अग्नि वेदिकाएँ मिली हुई हैं। कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है कि भैया बताइए कि जुते हुए खेत कहाँ से प्राप्त हुए, कहते हैं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कहते हैं कांच और मिट्टी की जो चूड़ियों की बात करते हैं कालीबंगा की बात करते हैं। कहते हैं सिलवट्टे की बात करते हैं कालीबंगा की बात करते हैं। कहते हैं सूती कपड़े की छाप की बात करते हैं कालीबंगा की बात कर रहे होते हैं। कहते हैं बेलनाकार मोहर कहाँ से मिली, कहते हैं कालीबंगा से मिला। और प्रतीकात्मक समाधि की बात करते हैं तो भी कालीबंगा से ही प्राप्त हुई हैं। और भूकंप के साक्ष्य की बात करते हैं, कहते हैं भूकंप के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, आप कहेंगे भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और कालीबंगा का अर्थ हुआ करता है, कहते हैं काली चूड़ियाँ हुआ करता है। ठीक है, सुरकोटड़ा की बात कर रहे हैं तो हमने कहा भैया कि जो सुरकोटड़ा है यहाँ से घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं। कहाँ से, तो कहते हैं सुरकोटड़ा से घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं। और जो सुरकोटड़ा से घोड़े की अस्थियाँ मिली वो और किसी स्थान से नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं। इसलिए अगर सुरकोटड़ा ऑप्शन में है और घोड़े की अस्थियों के विषय में पूछा जाए तो आप लगाएंगे सुरकोटड़ा ही। ठीक है, अब देखिए आइए चर्चा करते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता, इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, इसके ऊपर विस्तृत तौर पे कि कहाँ से है पहचान में आई। ठीक है,
आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि किस व्यक्ति को सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले। आप बताएंगे 1826 में। कब? 1826 में वह व्यक्ति चार्ल्स मेसन हुआ करता था, यानी कि चार्ल्स मेसन को सर्वप्रथम 1826 में हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले। पर इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। पर इन्होंने क्या किया, इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब भैया 1850 के मध्य कराची से लाहौर के बीच में जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, अब भैया आपको भी पता है जब रेलवे लाइन बिछाई जाती है तो ज़मीन से थोड़ी ऊपर बिछाई जाती है, मिट्टी डाली जाती है, तो वहाँ पे कुछ मिट्टी की ज़रूरत पड़ी। तो इन्होंने क्या किया, जो बर्तन बंधु हुआ करते थे तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ से आसपास जो मिट्टी थी उसको लिया, तो उसके साथ कुछ ईंटें आईं, उन ईंटों को भी इस रेलवे लाइन में भी उनको प्रयोग किया। और जब वो ईंटें प्रयोग करी तो इनके मन में एक क्वेश्चन आया कि भैया ये इतनी मात्रा में ईंटें यहाँ से कहाँ से आई। तो उसके लिए 1853 में, कब? 1853 में कनिंघम ने हड़प्पा टीले की बात करते हैं, हड़प्पा टीले के सर्वेक्षण से कुछ ईंटें और मोहरें प्राप्त करी। और यह जो सर्वेक्षण चला था, याद रखिएगा, यह जो सर्वेक्षण 1853 से 1856 तक चला था। ठीक है, तो किसके नेतृत्व में? कनिंघम के नेतृत्व में यह सर्वेक्षण चलाया गया था। देखिए याद रखिए 1904 की बात करते हैं तो 1904 में वायसराय कर्जन के द्वारा भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना करी गई। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए किस वायसराय के द्वारा भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना करेगी, आप बताएंगे भैया कर्जन के द्वारा करी गई। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो कर्जन का काल होता है वो आयोगों का काल भी कहा जाता है, आयोगों और विभागों का काल कहा जाता है। किसके काल को कहेंगे? कर्जन के काल को, यह चीज़ याद रखिएगा। तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने करी? कहते हैं कर्जन के तो काल में करी गई है। देखिए 1921 की बात करते हैं तो 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में राखालदास बनर्जी और राय बहादुर दयाराम सानी, इन दोनों ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई करी। तो सबसे पहले आते हैं, कहते हैं 1921 में राय बहादुर दयाराम सानी ने हड़प्पा की और राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की 1922 में खुदाई की है। अब क्वेश्चन आपसे, देखिए हमने पहले ही कहा था, यह जो PDF आपके लिए या जो क्लास आपके लिए तैयार की गई है, यह विशेष तौर पे ध्यान रखा है UPSSC PET को, जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देखिए इसीलिए हमने यह जो लाइन शामिल करी है कि यह दोनों स्थल 483 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं और यह जल व थल मार्ग दोनों से जुड़े हुए थे। यह दोनों स्थल कौन? कहते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। एक चीज़ याद रखिएगा कि पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। किसने कहा? कहते हैं पिग्गट के द्वारा कहा गया। एक चीज़ याद रखिएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कितनी दूरी पर? कहते हैं 483 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। यह क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जा सकता है। यदि आपको क्लास पसंद आ रही हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक चीज़ और, कहते हैं सिंधु घाटी जो सभ्यता हुआ करती थी उसमें ग्रीड पद्धति को अपनाया जाता था। आप कहते हैं भैया कि ग्रीड पद्धति क्या है? तो एक चीज़ याद रखिएगा, ग्रीड पद्धति का यह मतलब होता है कि जो सड़कें होती हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटें। ठीक है, सरल भाषा में कि जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री जो 90 डिग्री होती है उस पर एक दूसरे को काटें। ये सरल भाषा में देखिए। अब देखिए यहाँ पे आगे लिखा है कि घरों के जो दरवाजे और खिड़कियाँ होती थी वो सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुला करती थी। पीछे का मतलब होता है कि मेन गेट तो ये रहा, मेन गेट यही है, ये सड़क है, इस पर मेन, तो ये आगे की ओर ना खुलकर दरवाजे पीछे की ओर खुला करते थे, याद रखिए। परंतु लोथल एक ऐसा नगर हुआ करता था, कहते हैं परंतु लोथल एक ऐसा नगर हुआ करता था जिसके दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुला करती थी, मतलब आगे की ओर खुला करती थी। याद रखिएगा, संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल को छोड़कर सब जगह के पीछे की ओर खुला करते थे, लेकिन लोथल में आगे की ओर खुला करते थे। यह लोग ग्रीड पद्धति को अपनाते थे। यह लोग जो हुआ करते थे वो मिठास के लिए शहद का प्रयोग किया करते थे। याद रखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग हुआ करते थे वो मिठास के लिए शहद का प्रयोग किया करते थे। और सिंधु घाटी जो सभ्यता हुआ करती थी, यहाँ पर गेहूँ और जौ मुख्य फसल हुआ करती थी। याद रखिएगा, जो गेहूँ और जौ है वो मुख्य फसल हुआ करती थी। अब देखिएगा, रंगपुर और लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं। अगर चावल के साक्ष्य मिले हैं और रंगपुर और लोथल जो दोनों ऑप्शन में, तो आप लोथल को लगाएंगे क्योंकि सबसे प्राचीनतम चावल के साक्ष्य आपको लोथल से ही प्राप्त होते हैं।
ठीक है। जहाँ पे सबसे पहले चावल की बात करते हैं तो लोथल आता है, प्राचीनतम की बात करते हैं तो लोथल आता है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ से धान की खेती के भी साक्ष्य मिलते हैं। कहते हैं सुरकोटड़ा, कालीबंगा और लोथल सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर की बात करते हैं, लेकिन जो प्रमाणिक सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक की बात करते हैं वो सुरकोटड़ा से ही मिले हैं। कहते हैं तौल की इकाई की बात करते हैं, जो तौल की इकाई हुआ करती होगी वो संभवतः 16 के अनुपात में होती थी, ठीक है, याद रखिएगा। तौल की इकाई किसमें? 16 के अनुपात में। मिठास के लिए शहद का उपयोग मुख्य फसल गेहूँ और जौ, सड़कें और दरवाजे मुख की ओर ना खुलकर अंदर की ओर, लेकिन लोथल में बाहर की ओर खुला करते थे। पद्धति कौन सी अपनाते थे? ग्रीड पद्धति अपनाते थे। अब देखिए इनकी जो लिपि हुआ करती थी, याद रखिएगा, सिंधु घाटी जो सभ्यता हुआ करती थी, इनकी लिपि की अगर आप बात कर रहे हैं तो इनकी लिपि दाईं से ऐसी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अब देखिए ये क्या करते थे, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, बाईं से दाईं ओर, फिर दाईं से बाईं, कुछ इस आकार से लिखते थे। ये कहते हैं पहले ये लिखना चालू किया, फिर यहाँ से ऐसे किया, फिर ये ऐसे, कुछ ऐसे दाईं से बाईं ओर, और भावी चित्रात्मक लिपि हुआ करती थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, कहते हैं दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, या जो लिपि हुआ करती थी वो भाव चित्रात्मक लिपि हुआ करती थी। इनकी जो तौल की इकाई की बात करते हैं वो 16 के अनुपात में हुआ करती थी। सैंधव सभ्यता के लोग 2 पहिए की गाड़ी बैलगाड़ी और 4 पहिए की बैलगाड़ी का भी उपयोग किया करते थे, क्योंकि दोनों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। देखिए ये जो क्लास है बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए एक विस्तृत तौर पे आपका पैट संबंधी जो पीईटी पेपर है उसके लिए विस्तृत तौर पे आपके लिए लेकर आए हैं क्लास। और आगे आप इतिहास में बहुत विस्तृत तौर पे, करंट अफेयर, स्ट्रेटजी के सभी सब्जेक्ट की लेके आएंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया भैया बताइए कि मेसोपोटामिया के अभिलेख की बात करते हैं, तो मेसोपोटामिया के जो अभिलेख होता है, मेलुहा शब्द की बात करते हैं, मेलुहा शब्द का अर्थ पूछा गया तो आप बताएंगे भैया कि जो मेलुहा शब्द है इसका अर्थ बताया गया इसमें सिंधु घाटी सभ्यता, याद रखिएगा। तो मेसोपोटामिया में मेलुहा शब्द का अर्थ सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हुआ करते थे वो धरती को कौन सी कहते हैं, उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। धरती को किसकी? तो बताएंगे उर्वरता की देवी। कहते हैं उर्वरता की देवी यानी कि जो उपजाऊ धरती हुआ करती थी उसकी पूजा किया करते थे। कौन से? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। कहते हैं वृक्ष पूजा। वृक्ष पूजा, शिव पूजा की बात आती है। अब भैया शिव पूजा की गाय कोई जाहिर सी बात है, यहाँ पे पशुपतिनाथ की भी मूर्ति मिली है, ठीक है। तो यहाँ पे शिव पूजा और वृक्ष पूजा की भी बात करी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, एक बात याद रखिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो मात्र सत्तात्मक समाज हुआ करता था। एक और चीज़ है, सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, शिव पूजा के साक्ष्य मिले हैं, विष्णु पूजा के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है। शिव पूजा के साक्ष्य मिलते हैं परंतु विष्णु पूजा के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, ठीक है। यहाँ से स्वास्तिक चिन्ह की बात आती है तो कहेंगे स्वास्तिक चिन्ह के भी साक्ष्य मिलते हैं। पशुओं में आपसे पूछा जाए, कहते हैं पशुओं में कुंवड़ वाला सांड विशेषकर पूजनीय हुआ करता था। जब कहते हैं स्त्री की बात करते हैं तो स्त्री की जो दशा हुआ करती है बेहद ही अच्छी दशा हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ का जो समाज हुआ करता था वो मात्र सत्तात्मक समाज हुआ करता था। सैंधव वो बासी होते थे, वो सूती और ऊनी वस्त्रों का उपयोग किया करते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ के जो बर्तन हुआ करते थे वो लाल मिट्टी से बनाए जाते थे और उन पर काले रंग की डिजाइन किया करते थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है, यह जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, सिंधु घाटी की जो सभ्यता के जो बर्तन हुआ करते थे वो लाल मिट्टी से बनाते थे और काले रंग का उपयोग करते थे। अगर आपको ऑप्शन में रहता है रंग का प्रयोग करते थे, लाल और काले दोनों, तो आप ये वाला भी लगा सकते हैं क्योंकि ये भी सही किया गया है। और लाल मिट्टी से बर्तन और काले रंग का उपयोग ये भी सही किया गया है, याद रखिएगा। तो सैंधववासी जो सूती वस्त्र, ऊनी यानी कि जो सूती और ऊनी वस्त्रों का भी उपयोग करते थे। देखिए आगे की क्लास में हम इसके आगे की जो क्लास होगी उसमें वैदिक सभ्यता के ऊपर विस्तृत तौर पे चर्चा करेंगे। यदि आपको यह क्लास पसंद आई तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। और कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है वो अवश्य बताएं, और जो चीज़ें आपकी रह गई हैं वो हम जब प्रैक्टिस कराएंगे, इस थ्योरी के बाद जल्द से जल्द ये पूरी थ्योरी खत्म होगी, इनकी प्रैक्टिस भी चालू करेंगे। उन प्रैक्टिसों में और नई नई चीज़ें आपके लिए विस्तृत तौर पर जानकारी के साथ, संपूर्ण व्याख्या के साथ उसमें लाएंगे, ठीक है। बहुत जल्दी आपकी अभी 1-2 दिन में आपकी जियोग्राफी की क्लास भी आएगी और स्ट्रेटजी के और करंट अफेयर सभी क्लासें हम आपकी चालू करेंगे UPSSC पैट के हिसाब से। इसलिए यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। जय हिंद।